Hello everyone, I'm Irfan Habib, currently a first year MBBS student from AIIMS Bhubaneswar. My NEET 2022 score was 685 with all India rank 594. Okay, so for this session I will be your mentor. Like ये chapter है chapter number 13, that is जो इकोलॉजी वाला पार्ट अपने जो ये सेक्शन इकोलॉजी वाला पार्ट उसमें हमने पहले देखा था लाइक कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन देन इकोसिस्टम ओके एंड आफ्टर दैट तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन लाइक हमने देखा कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज मिलती है तो पहले सेम स्पीसीज कैसे पॉपुलेशन बना था दो पॉपुलेशन के बीच में कैसे टाइप के इंटरेक्शंस होते थे एंड फिर हमने इकोसिस्टम वगैरह भी देख लिया राइट बट नाउ इन लुक कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर किसी इकोसिस्टम के अंदर हमें ना एक सिंगल टाइप के स्पीसीज आपको कहीं भी नहीं दिखता आप कहीं भी चले जाओ आपको देयर आर लाइक बहुत एक किसी भी जगह किसी भी फॉरेस्ट उठा लो किसी भी पॉन्ड उठा लो किसी भी लेक उठा लो किसी भी रिवर जहां भी कहीं पर भी आपको सेम स्पीसीज में वहां पर डिफरेंट टाइप के स्पीसीज होंगे बिकॉज हर एक पॉपुलेशन दूसरे पॉपुलेशन के साथ लिंक्ड है किसी न किसी तरह से राइट सो देयर इज बायोडाइवर्सिटी लाइक डाइवर्सिटी इन द लाइफ लिविंग फॉर्म्स राइट सो if you see यहाँ पर कुछ examples given है कि like more than 20,000 species of ants, more than 3 lakh species of beetles, ठीक है, 28,000 of species of fishes and 20,000 species of orchid. तो just imagine करो कि कितना ज्यादा है ये तो सब कुछ कुछ के given है, right? अभी सोचो और कितने टाइप के अलग अलग species होंगे, कितने टाइप के plant के species होगा, कितने टाइप के cactus होंगे, कितने टाइप के like there will be many species है ना एंड द बेसिक थिंग इज यू नीड टू नो कि ऐसा नहीं है कि बायोडाइवर्सिटी हमें सिर्फ स्पीसीज लेवल पे दिखता है बल्कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के आपने जो लेवल्स पढ़ा था ना बीट फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स टू सेल टू टिश्यू टू ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म ऐसे करके लास्ट में क्या था बायोम तो ये मैक्रोमोलिक्यूल से लेकर बायोम तक किसी भी ऑर्गेनाइजिंग लेवल उठा लो उस लेवल पे आपको बायोडाइवर्सिटी दिखेगा ओके सो बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है इसको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन किसके द्वारा ये इट इज पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन ओके एंड उन्होंने जब बायोडाइवर्सिटी को डिस्क्राइब किया तो उन्होंने सिर्फ ऑर्गेनिज्म स्पीसीज लेवल पे नहीं उन्होंने डिस्क्राइब किया कि इट इज combined diversity at all levels of biological organization किसी भी लेवल उठा लो आप every level okay and the next thing is genetic diversity what is genetic diversity तो like diversity मैंने बताया कि biodiversity is the diversity in different type of organisms but there are हमने अपने convenience के लिए हमने क्या क्या डिवाइड किया like there is genetic diversity there is डाइवर्सिटी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी तो हम ये कुछ 3 लेवल पर डाइवर्सिटी को डिस्कस करेंगे लाइक सो द थिंग इज व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी जेनेटिक डाइवर्सिटी इज नथिंग ये जेनेटिक लेवल पे हमें क्या डाइवर्सिटी देखने को मिलता है जैसे एग्जांपल गिवन है यहाँ पर एक मेडिसिनल प्लांट है दैट इज राउल्फिया वोमिटोरिया जो कि हमें हिमालयन अगर आप हिमालयन पास जाते हो तो वहां पर डिफरेंट टाइप के जो ये राउल्फिया वोमिटोरिया आपको दिखेगा आप इमेजिन करो कितना होता है ये लोग बेस्ड ऑन देयर पोटेंसी क्योंकि इनमें एक केमिकल मिलता है दैट इज लेजरपेंट ओके एंड इसके बेसिस पे कितना कितना पोटेंट है whether it is more potent whether it is less potent based on its potency and its concentration this active chemical that is leazerpine more than 50,000 different type of राइस भी हमें देखने को मिलता है ओके तो क्या होता है जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी के एक एग्जांपल हमने देखा राउल्फिया वोमिटोरिया दैट इज हिमालयन में मेडिसिनल प्लांट मिलता है और इसकी डाइवर्सिटी हमें कौन से बेसिस पे दिखता है बेस्ड ऑन देयर पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल दैट इज लेजरपेंट ओके नेक्स्ट इंडिया में मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस थाउजेंड ऑफ वैरायटीज ऑफ मैंगो है ना ये सब दिखता है एंड इनमें आपको कौन से लेवल में वेरिएशन देखिएगा दैट इज एट द जेनेटिक लेवल ऑलराइट देन एसिस्टिव डाइवर्सिटी ये तो स्पीसीज लेवल पे है ना एग्जांपल आप देखोगे तो जो अगर इंडिया के आप लोअर पार्ट देखो ना ये इंडिया मान लो ऐसा ठीक है तो ये जो वेस्टर्न घाट है वेस्टर्न घाट में आपको ईस्टर्न घाट से ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलता है स्पीसीज में व्हिच स्पीसीज एम्फीबियन स्पीसीज ओके फिर इकोलॉजिकल तो इकोलॉजिकल मतलब इकोसिस्टम लेवल पे होगा
इकोसिस्टम मतलब जैसे कि आप मान लो डिजर्ट एक इकोसिस्टम है, रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इज लैंड इकोसिस्टम, राइट? मैंग्रोव, कोरल रीफ, तो इसी तरह वेटलैंड, एस्चुरी, दीज आर लाइक एक्वाटिक इकोसिस्टम्स आल्सो, ठीक है? तो लाइक जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है आपके पास कि ये हर एक इकोसिस्टम में ऐसा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, बट यू नीड टू नो दैट अल्पाइन मीडो जो होता है, they have a greater ecosystem diversity than Scandinavian countries like Norway. इसने क्या बताया कि जो मान लो आपका इक्वेटर वाले जो कंट्रीज है, इनमें आपको स्पीसीज डाइवर्सिटी मोर दिखेगा देन दैट इज प्रेजेंट इन द पोल। हाँ, जैसे नॉर्वे इस साइड में थोड़ा, और ये अल्पाइन को थोड़ा इक्वेटर के पास है, तो वहां पर आपको इकोसिस्टम लाइक मोर एंड मोर डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, ठीक है? अब ध्यान समझो कि ऐसा नहीं है कि डाइवर्सिटी एक दिन में आया हो, राइट? बायोडाइवर्सिटी जो है मिलियन ऑफ ईयर्स से जब इवोल्यूशन हुआ, हर एक जनरेशन में थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते करते जब ये है ना, चेंज करते करते अल्टीमेटली दे फॉर्म अ स्पीसीज, राइट? अब ये समझो कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास इतने स्पीसीज है तो इनका कभी लॉस नहीं हो रहा, बट नाउअडेज व्हाट वी हैव सीन की लेस देन 2 सेंचुरीज, लास्ट के 2 सेंचुरीज में लाइक ऑलमोस्ट जो स्पीसीज लॉस है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, राइट? सो सिर्फ बायोडाइवर्सिटी देख के चौंकना नहीं है आपको, ठीक है? बायोडाइवर्सिटी के हाउ टू कंजर्व देम, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी क्या है ना कि ओवरऑल हर एक ऑर्गेनिज्म का, ओवरऑल हर एक स्पीसीज का किसी ना किसी पॉइंट पे उसका रोल होता है। सो इफ वन ऑफ देम डिसअपीयर, राइट, सो इट विल अफेक्ट, isn't it? So the basic thing is you need to know कि सिर्फ इस चैप्टर में हमारा फोकस, जैसे हम देखेंगे कैसे कैसे बायोडाइवर्सिटी होता है, कैसे हम मेजर करते हैं, कैसे स्टडी करते हैं, बट ऑल्सो वी नीड टू नो कि कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, राइट? एंड हियर देयर आर सम एग्जांपल्स कि इंडिया में एंड अर्थ में कितने लाइक स्पीसीज सकते हैं, लाइक, ठीक है? जैसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, IUCN का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स है, ओके? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, IUCN के 2004 के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल मोर देन 1.5 मिलियन के आसपास स्पीसीज देखने को मिला है, ठीक है? इतना हमने डिस्क्राइब, ऐसा नहीं कि इतना, इसमें से हमने 1.5 बिलियन को डिस्कवर किया है, राइट? अब यहाँ पर आपको एक ओवरऑल आइडिया दिया गया कि कितने टाइप के स्पीसीज कितने कितने पोजीशंस में है, लाइक कौन कौन से एरियाज में कितने कितने स्पीसीज के वेरिएशंस है, ठीक है? तो हम ब्रीफली उसको देख लेते हैं एक बारी। जैसे कि यहाँ पर क्या बोला गया कि जैसे ऐसा बोला गया कि ऐसा नहीं कि हमने सब कुछ डिस्कवर कर लिया है, फिर हमें पता है कि कितना ज्यादा डिस्कवर करना है, डोंट नो कितना ज्यादा अभी अनडिस्कवर्ड है, हमें आइडिया तक नहीं है। बट व्हाट इज द थिंग इज कि हमने किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप के लिए, राइट, हमने टेम्परेट एरिया जो है ना उनका कंप्लीट कर लिया। मैंने बताया टेम्परेट एरियाज में स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होता है, तो यहाँ पर टेम्परेट एरियाज के ऑलमोस्ट यहाँ के जो इन्वेंटरीज है दैट आर कंप्लीट देन ट्रॉपिकल का अभी बहुत बाकी है, ओके? सो तो हमने क्या किया, जैसे टेम्परेट, ट्रॉपिकल, किसी एक स्पीसीज का जिसका ऑलरेडी हमें पता चल गया है, तो अगर हम उनके बीच में टेम्परेट और टेम्पलेट के बीच, सॉरी टॉपिक के बीच में अगर हम इसके रेशियो निकाल पाए तो ओवरऑल हमें आइडिया चला आता है, राइट? सो स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन ऑफ द टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रिचनेस गिव अस द आइडिया ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियो अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स जो हमें लाइक जो हमने अभी तक डिस्कवर नहीं किया, बट वी गेट टू एन क्या इतना हो सकता है, क्योंकि इतना तो इतना वैरी करता है, तो इसका भी इतना डिस्कवर होना बाकी है, इतना होगा, राइट? स्टैटिस्टिक्स अगर हम बेस करते हो बेस्ड ऑन दैट वी हैव साइंटिफिकली जो रफ एस्टिमेशन दे गया दैट इज मोर देन 20 to 50 मिलियन स्पीसीज कैन बी देयर। बट रॉबर्ट में बोलते हैं कि नहीं इतना ज्यादा नहीं, उन्होंने एक लाइक साइंटिफिकल एस्टिमेशन दिया दैट इज अराउंड 7 मिलियन, ऑलराइट? अब समझो कि मोर देन 70% ऑफ द स्पीसीज रिकॉर्डेड एनिमल, अगर मैं एनिमल की बात करूं, सॉरी मतलब जितने भी स्पीसीज है सबका बात करूं, तो उसमें से मोर देन 70% हमने जो डिस्कवर किया है दैट बिलोंग्स टू एनिमल्स। जबकि है ना
प्लांट्स लाइक प्लांट्स में कौन कौन आ रहा है, एल्गी, फंगाई, जो पहले बायोलॉजी क्लासिफिकेशन हमने लिखा सेकंड डिवीजन, सॉरी हाँ 2 की क्लास में लिखा था, एनिमल एंड प्लांट, तो फंगाई उसके अंदर आ रहा था, राइट, प्लांट्स के अंदर. सो इफ यू सी मोर देन 70%, मोर देन 70% क्या है, एनिमल, और बाकी के पार्ट कौन डिजर्व कर रहा है, लाइक लेस देन 30%, दैट इज बाय प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर कौन आएगा, एल्गी भी आएगा, फंगाई आएगा, देन जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, ऑल ये लोग मोर लाइक 22% के आसपास कॉम्प्राइज करते हैं. ओके, अब ये जो एनिमल का 70% है, टोटल एनिमल का ले लिया, ठीक है, ये एनिमल वाला पार्ट कर लिया, उसमें से भी एनिमल के 70% पार्ट कौन ऑक्यूपाई करता है, दैट इज इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी लाइक वर्ल्ड में आपको अगर 10 स्पीसीज मिलता है, लाइक मैं 10 नहीं मैं 100 लेता हूँ, तो 100 स्पीसीज में आपके पास 70 स्पीसीज एनिमल का होगा, और इस 70 स्पीसीज में भी आपको 70% दैट इज 49 क्या मिलेगा, इंसेक्ट्स. इज इट क्लियर? ओके, नाउ यहाँ पर एक ग्लोबल डाइवर्सिटी का एग्जांपल गिवन है, जहां पर एक प्रोपोर्शनल नंबर आपको मिल जाए कि हाँ इफ दिस इज द टोटल, अगर ये मैं आपको पहले प्लांट्स के बारे में, मैं अगर आपको ओवरऑल आइडिया दूं तो ओवरऑल मैंने बताया कि एनिमल्स में 70% इंसेक्ट ऑक्यूपाई कर रहा है, देन उससे कम कौन आ रहा है, अदर एनिमल ग्रुप्स अनडिस्कवर्ड, देन मोलास्क, ओके, एंड सबसे कम क्रस्टेशियंस. ऑलराइट, इस डायग्राम में ऐसा भी आप कर सकते हो, कभी कभी ये पूछ दिया जाता है. ओके, डायग्राम प्रोवाइड करके आपको किसी एक मिसिंग होगा वो पूछ लिया जाएगा. जैसे यहाँ भी देखो, अगर मैं वर्टिब्रेट्स की बात करूं तो वर्टिब्रेट्स में अगर आप देखो तो पीछे से ऑक्यूपाइड 50% ऑफ देम, देन उसके बाद आता है कौन, फिश के बाद आएगा बर्ड्स, बर्ड्स के बाद रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, एपिराम, ठीक है. टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, प्लांट में सबसे ज्यादा कौन है, फंगाई, उसके बाद एंजियोस्पर्म, नहीं सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म, सबसे ज्यादा एनजीओ होता है, एनजीओ के बाद फंगाई, ओके, एनजीओ, देन फंगस, देन एल्गी, एंड उसके बाद फिर ये मॉसेस, सबसे कम कौन होगा, लाइकेन. ओके, दिस आर प्लांट्स के ये कुछ ओवरऑल. आपको लाइक यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएगा कितना परसेंट है, बट एक आपको आइडिया चलाता है कि हाँ एनिमल में 70% मोलार इंसेक्ट लगता है, उसके बाद मोलार, अदर एनिमल्स, देन लास्ट में क्रस्टेशियंस, है ना. फिर वर्टिब्रेट्स में फिशेस का प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा होगा, देन एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स. ओके, सो ऐसे करके पैटर्न होता है. ऑलराइट, बट एक चीज यहाँ पर आप ध्यान रखो, ये जो आपने आइडिया बताया कि 7 मिलियन 20 मिलियन जो भी बोल रहे हैं ना स्पीसीज का, ये प्रोकैरियोट्स के लिए नहीं बोला जाता. क्यों पता है? क्योंकि एक बात तो यह है कि आप उनको काउंट नहीं कर सकते, दे आर नॉट कल्चरेबल. क्योंकि बहुत से ऐसे स्पीसीज है जो आप लेबोरेटरी कंडीशन पे कल्चर नहीं कर सकते, राइट. कुछ कुछ हम कल्चर कर लेते हैं, बट सबको कल्चर करना पॉसिबल नहीं है, एंड उनका जो अमाउंट होगा वो मिलियन में का. एक स्पीसीज का आपको लाइक एक ही ऑर्गेनिज्म का आपको मिलियन स्पीसीज देखने को मिलेंगे, राइट. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लासिफाई देम. दैट्स व्हाई वी हैव नॉट डिस्कस्ड अबाउट प्रोकैरियोटिक डाइवर्सिटी. हमने सिर्फ यूकैरियोटिक डाइवर्सिटी को ही डिस्कस किया, राइट. अब और चीज देखो, मैंने बता दी इंडिया वर्सेस आर्थ, मतलब इंडिया के प्रोपोर्शन, आर्थ के प्रोपोर्शन में इंडिया कितना कॉम्प्राइज करता है. तो यहाँ पर एक ग्राफ एस्टिमेशन आपको दिया गया, दैट इज देखो कि although India occupy only 2.4% of world's land, total world अगर ले लो उसमें से 2.4% ही बस इंडिया का लैंड एरिया है, बट it shares 8.1% of the total diversity, species diversity. Okay, जैसे हमारे कंट्री में टोटल जो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज हुए इंडिया में, वर्ल्ड में टोटल 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में से एक हमारा इंडिया है, दैट ऑक्युपाइज 88.1% ऑफ टोटल डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी. ओके, जैसे अप्रोक्सीमेटली 45% ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, अब प्लांट्स के मैंने डबल में बताया था, है ना. आप देखो 22% प्लांट्स है, उसके डबल 70% एनिमल, तो ऑलमोस्ट डबल ऑफ इट have the animal number of animals here.
ओके, अगर रॉबर्ट मे का एस्टिमेशन मानते थे, जिन्होंने 7 मिलियन के एस्टिमेशन में बताया था, तो उसके एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग only 22% of total species have been recorded. It's very easy to calculate. उन्होंने बताया था कि टोटल 7 है, उसमें से 1.5 तो कैलकुलेट करो कितना आता है, 3/14, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 22%, अप्रोक्सीमेटली 22% के आसपास आएगा। सो 22% ही हमने सिर्फ रिकॉर्डेड किया है, अभी तक 78% इज अनडिस्कवर्ड, राइट। सो मोर देन 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species, है ना। अगर आप उसी आप प्रोपोर्शन में चलो, राइट, तो आपको दिखेगा आप यहाँ पर कुछ नहीं है, बेसिक मैथ्स बताएगा। देखो आप सोचो, टोटल 22% हमने डिस्कवर किया, 22% में से 22% प्लांट ऑक्यूपाई कर रहा है, 70% एनिमल ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट। अभी कितना ऑक्यूपाई होना बाकी है, कितना डिस्कवर करना बाकी है, 78%, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऑफ इट। अब मैंने बताया कि ऑलमोस्ट जो रिकॉर्डेड प्लांट है उसका अमाउंट कुछ 55,000 के आसपास, ये कुछ 1 लाख के आसपास है। तो इसका 3 गुना कितना होगा, 3 लाख, इसका कुछ 1,20,000, तो ये 1 लाख के अराउंड ले गया। तो मोर देन 1 lakh and more than 3 lakh of more like 1 lakh of animal plant species and more than 3 lakhs of animal species is still to be discovered, right? बट यहाँ पर एक चीज आपको लोगों के कॉन्सर्न के लिए दिया गया है, the situation appear more hopeless when we realize that large fraction of these species faces the threat of becoming extinct even before we discover them. ये जो हमने अभी तक 78% नहीं डिस्कवर किया ना, बट द थिंग इज हम इतना ज्यादा अभी पॉल्यूशन कर रहे हैं, इतना ज्यादा डाइवर्सिटी का एक्सटिंक्शन हो रहा है कि कुछ स्पीसीज जो अभी तक हमने डिस्कवर भी नहीं किया वो भी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं और दे आर गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट। ऑलराइट, सो इट्स लाइक कि जब तक हम लाइब्रेरी के लाइक किसी एक बुक को उठा लिया, उस बुक का हम जब तक टाइटल पढ़ रहे हैं वहां पर पूरा लाइब्रेरी जल के खाक हो गया, है ना। तो इट्स लाइक दैट ओनली। अपना एग्जांपल देके समझाएगा आपको कि जब तक हमने कंप्लीट हमने डिस्कवर ही नहीं किया, हम किसी एक कोने में पढ़े हैं अभी, है ना, कोने में एक बुक का बस मतलब किसी पार्ट का बस डिस्कवर कर रहे हैं, उसको इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया कि अदर स्पीसीज जो अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुआ, वी आर अबाउट टू एक्सटिंक्ट देम, राइट। सो वी नीड टू नो द कंजर्वेशन मेथड्स, how to conserve all this biodiversity. Okay, so biodiversity से पहले तो हमने देखा था कि what are the like कौन-कौन के बायोडाइवर्सिटी क्या था, ठीक है, हमने बेसिक देख लिया। फिर हमने देखा जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, है ना, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, नाउ एंड आल्सो genetic biodiversity, ecological biodiversity and species biodiversity. Now we will check the pattern of biodiversity. मतलब बायोडाइवर्सिटी आपको वर्ल्ड में जो अर्थ अगर ले लो ना, तो इसके टोटल आपको कुछ टाइप पैटर्न फॉलो होगा कि आप देखोगे लॉन्गिट्यूडनल में एक वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, आप देखोगे स्पीसीज एरिया के साथ भी रिलेशन पे है, देन अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स वी विल आल्सो डिस्कस। ओके, आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड देन इट्स कंजर्वेशन। ऑलराइट, सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट यू नीड टू नो इज लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। जैसे अब अगर देखोगे कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस, स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। ओके, कुछ एक्सेप्शन के अलावा जैसे कि ट्रॉपिक्स, है ना, ट्रॉपिक कौन सा एरिया जो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक, इस एरिया में आपको ज्यादा स्पीसीज देखने को मिलेगा। क्यों? कुछ रीजन हो सकते हैं। जैसे आप सोचो क्या हो सकता है, एक क्यों है, हम ये डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आप एक ओवरऑल आइडिया देख लो कि कैसे हुआ है। एक एग्जांपल देखो, जैसे जो ग्रीनलैंड है ना, जो 71 डिग्री नॉर्थ पे प्रेजेंट है, यहाँ पर है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड तो ग्रीन से बना देते हैं, दिस इज ग्रीनलैंड। ऑलराइट, देन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क किधर है, 41 डिग्री नॉर्थ, तो न्यूयॉर्क इक्वेटर के ज्यादा पास है, इधर है 41 डिग्री नॉर्थ, है ना। एंड इंडिया तो और भी पास है, इंडिया इंडिया है ना, कुछ पार्ट तो ऑलरेडी फॉल भी करते हैं इक्वेटर रीजन के अंदर। सो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि या फिर
कोलंबिया जो एकदम इक्वेटर में प्रेजेंट है, कोलंबिया, कोलंबिया, इसका भाई ओवरऑल आप देखो कैसा डिफरेंस देखने को मिलता है, किस टाइप का पैटर्न फॉलो होता है। एक देखो, forest in tropical region like Ecuador has 10 times as many species as that of the temperate region of like यूएसए में अगर कोई फॉरेस्ट है उससे अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स ज्यादा हमें स्पीसीज वेरिएशन देखने को मिलता है इन इक्वेटर रीजन देन दैट ऑफ अ टेम्परेट रीजन लाइक यूएसए का कोई पार्ट ले लो, यूएसए इधर है राइट, इधर सो सो द थिंग इज एंड ऑल्सो जो मैंने एग्जांपल दिया जैसे कोलंबिया जो इक्वेटर का पार्ट है उसका अप्रोक्सीमेटली आपको 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड देखने को मिलता है, जबकि वही न्यूयॉर्क जो टेम्परेट रीजन का मतलब इक्वेटर में एग्जिस्ट नहीं करता उसमें 105 एंड ग्रीनलैंड जो और ज्यादा पोल की तरफ मूव कर रहा है उसमें 56। तो आप देखो कैसे कैसे जब हम मूव कर रहे हैं इक्वेटर से पोल की तरफ कैसे कैसे स्पीसीज का डाइवर्सिटी घटते जा रहा है ना। ये और कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स आप देख लेना एक बारी। देन what is so special about topics that might account for the greater biodiversity, क्यों ऐसा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिला है। तो इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने कुछ हाइपोथेसिस दिया है, जस्ट हाइपोथेसिस नॉट प्रूवन येट, बट सम इंपॉर्टेंट जो ज्यादा लाइक एक्सेप्टेड है हम उन्हें डिस्कस करेंगे। लाइक जैसे एक रीजन है कि स्पेसिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना इक्वेटर रीजन बहुत सालों से ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, बट जो टेम्परेट रीजन वहां पर बहुत टाइम आपको ग्लेशिएशन दिखा है, फिर है ना पहले बर्फ था, बर्फ गल गए, फिर मतलब बर्फ आ गया। सो यहाँ पर टाइम के साथ साथ इन रीजन में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला। अनलाइक दैट इक्वेटर रीजन बहुत ज्यादा अनचेंज था टिल द टाइम। सो जब इवोल्यूशन को हमें पता है कि इवोल्यूशन के लिए टाइम चाहिए, तो ये रीजन इन जगह के स्पीसीज को इतना ज्यादा टाइम मिला दैट दे वेरी अमाउंट म्यूटेशन इतना ज्यादा हो गया, फिर म्यूटेशन होते होते म्यूटेशन जब अक्यूमुलेट होते होते स्पीसीज ऐसा भी बहुत स्पीसीज बना है राइट। सो वन इज द टाइम, द थिंग इज इक्वेटर रीजन वाज अनचेंज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। द सेकंड थिंग इज ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल। अगर आप देखोगे ट्रॉपिक रीजन में आपको गर्मी 6 months का अप्रॉक्स गर्मी दिखेगा, 6 months का कोल्ड, सो इट्स अप्रॉक्सीमेटली लेस सीजनल बट बल्कि प्रेडिक्टेबल है कि हाँ आपको पता है कि हाँ ये 6 महीने धूप रहने वाला है, 6 महीने बारिश, मौसम मतलब आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। बट टेम्परेट रीजन में आप चले जाओ वहाँ बहुत जल्दी जल्दी सीजन चेंज होता है ना, बहुत जल्दी जल्दी सीजन अगर चेंज होता है तो इट्स वेरी ऑब्वियस है ना कि किसी, क्योंकि हमें पता है कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रोमोट नीश एंड स्पेशलाइजेशन लीड टू अ ग्रेटर स्पेशलाइजेशन। जितना ज्यादा आपको उस नीश का स्पेशलाइजेशन दिखेगा, जितना कांस्टेंट एनवायरनमेंट होगा उतना ज्यादा स्पीसीज अपने मल्टीप्लाई करेंगे, so there will be greater species diversity. Okay, so one reason was time, another is less variation in the lesser variation in the season. Okay, seasonal variation is less. And third thing is solar energy tropic level पे more available है, क्योंकि हमें पता है सनलाइट डायरेक्टली यहाँ फॉल होता है लॉन्गिट्यूडनली, इन एरिया में ऐसा ऑब्लिकली आता है obviously. So यहाँ पर जो सनलाइट आता है वो more solar energy is available in the tropics which contribute to higher productivity and which in turn might contribute to indirectly greater diversity. तो अगर ज्यादा सनलाइट आएगा तो ज्यादा सनलाइट ट्रैप भी होगा, दैट मींस मोर एंड मोर प्रोडक्टिविटी। अब जहाँ प्रोडक्ट प्रोड्यूसर होगा वहाँ कंज्यूमर भी आएगा तो कंज्यूमर भी आएगा, सो देयर विल बी अ मोर डाइवर्सिटी। ओके, सो फर्स्ट रीजन आपको समझ में आया कि लॉन्गिट्यूडनल डाइवर्सिटी में क्यों देखने को मिलता है, इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ये क्या बताता है? जब अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ओके, ये एक बहुत ही फेमस नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर थे। इन्होंने जब साउथ अमेरिकन जंगल्स में लाइक जब उन्हें बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया उन एरियाज को, तो उन्हें एक चीज ना बहुत उन्होंने एक चीज नोटिस किया, दैट इज की he observed that within a region species richness increased with increasing explored area but only up to a limit। किसी भी स्पीसीज, मान लो ये एरिया है जंगल का, टोटल ये जंगल का टोटल एरिया इतना है, अब इतना एरिया लोगे आपको कुछ स्पीसीज देखेंगे और लोगे और स्पीसीज देखेगा और लोगे और स्पीसीज देखेगा, बट एक टाइम आएगा जब आपको फिर स्पीसीज में और ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा।
ओके, सो स्पीसीज रिचनेस बढ़ते जाता है जितना हम एरिया को बढ़ाते जाते हैं, मतलब एरिया कंसिडरेशन को जितना बढ़ाओगे, बट आफ्टर इट्स अप टू अ सर्टेन लिमिट। यहाँ पर अगर आप एरिया के साथ स्पीसीज रिचनेस का ग्राफ भी देखोगे तो ये पहले इंक्रीज करते गया, बट आफ्टर अ सर्टेन लिमिट इट डजंट चेंज दैट मच, राइट। सो जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स गिवन है आपको, कि तो अगर एस, यहाँ पर एक इक्वेशन उन्होंने देखा कि ये इक्वेशन फॉलो होता है, दैट इज एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर जेड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है जेड। ओके, सो अगर कांस्टेंट हटाए तो एस इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड, ना लॉग लिया जाए ऊपर तरफ, लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस लॉग ए। इतना लॉग आपको बेसिक आता होगा आई गेस, ओके, बेसिक मैथ्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने। सो द थिंग इज कि ये जो different type के टैक्स लाइक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, बर्ड, बैट, फिश, वाटर, इन्होंने इनके जब ये मतलब ये वेरिएशन जब इन्होंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तो उन्हें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखा। दिस इज नथिंग बट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, एंड जब इन्होंने इसको लॉग ले लिया तो लॉग वाज लॉग लॉगरिथम रिलेशन वाज स्टैटिक स्ट्रेट लाइन। कौन सा लॉग? दैट इज लॉग एफ, है ना, जो आपको पता है। देखो log एस इक्वल टू आया है log सी प्लस जेड log ए, इट्स नथिंग बट सी प्लस एम, ऐसा दिख रहा है ना, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही तो होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पर आपको जो वाई इंटरसेप्ट दिख रहा है दैट इज सी, वो कितना है बताओ? log सी। सो सी इज नथिंग बट वाई इंटरसेप्ट। व्हाट इज जेड? जेड इज द एम, एम आपको पता है स्लोप होता है उस स्ट्रेट लाइन, जेड इज द स्लोप ऑफ लाइन, and that is in biological term it is regression coefficient। इसकी वजह से तो घट रहा था ना, पहले बढ़ते 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 सैटरडे घट रहा है, क्यों? यही है। सो आई होप इस इक्वेशन में आपको याद रहेगा ये लॉगरिथमिक इक्वेशन, एंड उसके साथ आपको ये भी याद रहेगा कि what does this S define? S define the species richness, C defines the y intercept, Z defines the slope of line, and A defines the area। ठीक है, अब उन्होंने देखा ये जो जेट का वैल्यू होता है ना, ये वेरी करता है 0.1 से 0.2, बट द थिंग इज अगर आप लार्ज कॉन्टिनेंट्स ले लो, लाइक मैं अगर बहुत, मेरा जो एरिया कॉन्सेंट्रेशन है बहुत बड़ा है, लाइक मैंने एक इंटर कंटिनेंट ले लिया एशिया, या फिर मैंने बोल दिया पूरा पूरा का पूरा यूरोप, ठीक है, तो लार्ज कॉन्टिनेंट्स यू विल फाइंड दैट ये जो जेट का वैल्यू है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन आपको मिल रहा है, अब जेड जितना ज्यादा वैरी करेगा, जेड का अमाउंट जितना बढ़ता जाएगा वो धीरे धीरे क्या होगा, स्टीप होता जाएगा, राइट। सो इट विल बी लाइक दिस मोर एंड मोर, है ना। जैसे जितना वन की तरफ जाएगा, आपको पता है ना टेन थीटा की वैल्यू जितना इंक्रीज करता है थीटा उतना बढ़ता रहता है, राइट। सो इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ जेड तो स्लोप धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, राइट, सो दैट द स्ट्रेट लाइन विल बिकम मोर एंड मोर स्टीपर, राइट। सो ये वैल्यू कुछ 0.6 से 1.2 के आसपास वेरी करता है फॉर लार्ज एरिया। ओके, एक एग्जांपल भी गिवन है, लाइक फ्रूगीवोरस, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल का अगर आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया डिफरेंट कॉन्टिनेंट में अगर देखो तो अप्रोक्सीमेटली 1.15 जो इस रेंज में वेरी कर रहा है 0.6 इज इट क्लियर? चलो, अब व्हाट डज दिस स्टीपर स्लोप मीन? स्टीपर स्लोप मीन्स कि आपको बहुत कम एरिया में ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है, राइट। अगर आप सोचो ये, अगर ये जो, ध्यान से देखो, अगर ये ऐसा होता, इससे स्टीपर है, राइट, तो इतने एरिया में देखो इसमें इतना सही वेरिएशन देखने को मिला है, बट इसमें इस ग्राफ में अगर आप देखो, इस ग्राफ में, तो इस ग्राफ में आप देखो वेरिएशन कितना ज्यादा को देखने को मिला है, इतना वेरिएशन देखने को मिल रहा है। सो इसके पर मतलब कि लेस एरिया में आपको ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा फॉर लार्जर कॉन्टिनेंट, लार्ज एरियाज, ऑलराइट। चलो, अब व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी फॉर इकोसिस्टम? क्या फायदा है हमें, क्या फायदा? तो यहाँ पर जैसे आप ही सोचो ना कि कोई भी मान लो एक स्टेबल कम्युनिटी जो है, ये इकोलॉजिस्ट ने देखा है कि जो स्पीसीज जितना ज्यादा स्टेबल है उस स्पीसीज में उतना कम स्पीसीज हमें दिख रहा है। नहीं, क्वेश्चन इज
डज, ये क्वेश्चन पहले समझा, पहले क्वेश्चन बोलता है कि डज द नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ कम्युनिटी रियली मैटर फॉर द फंक्शनिंग सिस्टम। कोई भी इकोसिस्टम जो है उसका फंक्शन करने के लिए क्या उसका नंबर ऑफ स्पीसीज इंपॉर्टेंट है? सो थिंग इज, इकोलॉजिस्ट ने ये देखा कि किसी भी कम्युनिटीज के पास जितना ज्यादा स्पीसीज होता है, मोर द स्पीसीज मोर इट इज स्टेबल। हाउ? सो द थिंग इज, इधर स्टेबल कम्युनिटी मतलब क्या? स्टेबल कम्युनिटी का मतलब है जिसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी नहीं देखने को मिलता। अब प्रोडक्टिविटी वेरिएशन क्यों नहीं देखने को मिलता? तो रीजन हो सकता है कि जो ऑकेशनल डिस्टर्बेंस था, लाइक नेचुरल या मैनमेड जो भी डिस्टर्बेंस थे, ये डिस्टर्बेंस कम था वहां पर। रेजिस्टेंस एक ये हो गया, रेजिस्टेंट टू ऑकेशनल डिस्टर्बेंसेस, देन रेजिस्टेंट टू एलियन स्पीसीज का इन्वेशन ऑफ एलियन स्पीसीज, देन बट हमें ये अभी तक नहीं समझ में आया कि जो ये जो स्टेबिलिटी है ये कैसे स्पीसीज फिटनेस को अफेक्ट करता है। तो डेविड टिलमैन, हाँ ठीक है, डेविड टिलमैन ने एक आइडिया हमें दिया, एक प्लॉट दिया। देखो देखो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि जो प्लॉट में ज्यादा स्पीसीज है दे शो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। मतलब जिस एरिया में स्पीसीज का अमाउंट ज्यादा है तो अल्टीमेटली ना ईयर टू ईयर वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी में भी ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। वो हर लगभग मान लो पहले 2 मिलियन था बायोमास, अभी फिर 2.1 मिलियन 2.2 ऐसा अप्रोक्सीमेटली। बस जहां पर हमें लेस स्पीसीज दिखा ना तो वहां पर देखने को मिला कि बायोमास बहुत ज्यादा वेरिएशन हो रहा है, कहीं 1, किसी बार 0.5, किसी बार फिर 1.8, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। सो व्हाट डज इट मीन कि जितना ज्यादा स्पीसीज होता है उतना ज्यादा वो कम्युनिटी स्टेबल होता है, उतना ज्यादा स्टेबल है तो उसका उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी भी होता है। इनकी डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी। अब और एक चीज भी है कि एक तो हमने ये, बट हमें अभी तक कंप्लीट क्लियर नहीं है कि कैसे ये अफेक्ट करता है इकोसिस्टम के वेलबींग के लिए। हमने एक चीज देखा कि हाँ प्रोडक्टिविटी होता है हाई, वेरिएशन कम देखने को मिलता है, बट rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but imperative for the very survival of human race on the planet। इकोसिस्टम ये डाइवर्सिटी जितना ज्यादा इकोसिस्टम के हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है उतना हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप अभी आप सोच रहे होगे कि अगर ईस्टर्न घाट से कोई ट्री फ्रॉग स्पीसीज गुम हो जाए तो क्या ये मेरे को अफेक्ट करेगा? अब सोचिए ये तो मुझे अफेक्ट करेगा नहीं, क्या होगा, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बट या फिर आप ऐसे सोचा 20,000 स्पीसीज में से ओनली 15,000 स्पीसीज अब एंड रह गए, बाकी 5,000 स्पीसीज अगर एक्सटिंक्ट हो गए तो क्या ये अफेक्ट पड़ेगा? ऑब्वियसली दिस विल अफेक्ट, है ना। डायरेक्ट अफेक्ट नहीं है बट यहाँ पर एक एनालॉजी के थ्रू आप इसको समझ सकते हो। जैसे पॉल एनरिच, he is a very famous ecologist, okay, he is a very famous ecologist, okay, स्टैनफोर्ड से इकोलॉजी पढ़ा था। तो पॉल एनरिच इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया, दैट इज रिवेट कॉपर हाइपोथेसिस। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये ह्यूमन रेस के लिए या फिर बाकी पॉपुलेशन के लिए भी बायोडाइवर्सिटी मैटर करता है, किसी भी पॉपुलेशन के हेल्थ के लिए, राइट। लाइक एक एरोप्लेन आपके पास है, आप किसी एरोप्लेन में जा रहे हो, अगर आप उस एरोप्लेन में से मान लो हर एक पैसेंजर क्या कर रहा है, एक एक रिवेट लेके घर जाता है, तो क्या उससे रिवेट मतलब वो जो होता है ना, लाइक स्क्रू टाइप के, ठीक है, लाइक आपके सीट के नीचे एक स्क्रू है, ठीक है, फिर कुछ होंगे जो उसके विंग वगैरह में लगा होगा। तो आप सोच रहे हो कि अगर हर कोई अपने चेयर के नीचे से थोड़ा थोड़ा लेकर ले जाए, एक एक स्क्रू ले जाए, कोई एक एक रिवेट ले जाए, तो क्या इससे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। फ्लाइट में क्या होगा, फ्लाइट का फंक्शनिंग तो फ्लाइट आपको टाइम में आपका स्टेशन में तो पहुंचा ही देगा, कोई दर्द नहीं आएगा। बट धीरे 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 अगर सारे ऐसे धीरे धीरे रिवर्स हटाते गए तो एक टाइम आएगा ना जब एरोप्लेन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, वो ठीक से फंक्शन नहीं करेगा, है ना। सो अल्टीमेटली देयर विल बी एट मोर एंड मोर रिवेट्स विल बी रिमूव, द प्लेन बिकम डेंजरसली वीक। बट ये इसमें टाइम लग रहा है, बट वही अगर मैं सेम रिवेट, अगर मान लो मैं विंग वाले रिवेट खोल लूं
इंजन वाले डिबेट खोल लो, यहाँ पर की स्पीशीज खोल लो, मतलब जिसका बहुत ज्यादा उसमें उस लाइक आर्थवर्म अगर हवा हो गए तो ये देखो जो डेट्रिटस फूड साइकिल था वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाएगा, राइट। तो देयर आर सम की स्पीशीज, अगर वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं तो दे विल ऑब्वियसली अफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी, ऑब्वियसली अफेक्ट द वेल बीइंग ऑफ एन इकोसिस्टम, जिसको हमने यहाँ पर एक एरोप्लेन के साथ कंपेयर किया। तो आई होप इट इज क्लियर कि हाँ आप सीट वाले ले जाओ डिबेट, क्या ही फर्क पड़ेगा, बट अगर विंग वाले जो है वो अगर ले जाओ तो जल्दी जल्दी वो प्लेन खराब हो जाएगा, है ना। तो द थिंग इज मोर एंड मोर दे विल एक्सटिंक्ट, मोर एंड मोर दे विल बिकम, जितना ज्यादा किसी बायोडाइवर्सिटी जितना घटते जाएगा तो उस इकोसिस्टम का धीरे धीरे वो इकोसिस्टम वीक होता रहेगा, एक चीज। एंड जो की स्पीसीज है वो अगर होता है तो वो हमें डायरेक्टली दिखता है, वो इंस्टेंट होता है, वो फास्ट होगा, राइट। चलो दैट वाज ऑल अबाउट रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, पूछ लिया जाता है, ठीक है, हु गिवन इट्स पॉल एनरिच, ऑलराइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब हमने बताया कि इतना बायोडाइवर्सिटी है, अभी मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया देता हूँ कि कितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, तो आप खुद ही सोचो कि हमें कंजर्व करना चाहिए कि नहीं। आप देखो IUCN का जो रेड लिस्ट है 2004 में जो आया था, उसके अकॉर्डिंग 784 species out of which 338 vertebrates and 358 invertebrates and 87 plants have been extincted in the last 500 years. Can you imagine? इसमें से कुछ एग्जांपल्स आपको सामने यहाँ पर गिवन है। That are dodo is extinct just because of over and over predation. ह्यूमन ने इतना ज्यादा इसको प्रेडेट करने लगे तो डोडो became extinct. क्वागा ये एक टाइप का लाइक हॉर्स टाइप के नहीं, थोड़ा डंकी टाइप के थे कुछ, क्वागा अफ्रीका में मिलता था ये, ओके। सो डोडो फ्रॉम मॉरिशस अफ्रीका से, क्वागा थाइलासिन ऑस्ट्रेलिया से, एंड स्टेलर सीकाउ रशिया, एंड 3 स्पीशीज आर बाली, जावान एंड कैस्पियन ऑफ टाइगर. These have disappeared in this last 500 years. उसमें से अगर आप सिर्फ लास्ट 20 इयर्स का ले लो ना, लास्ट 20 इयर्स, तो लास्ट 20 दैट इज 2004 से पहले लास्ट 20 इयर्स में इससे एटलीस्ट इसमें 27 स्पीशीज का हमें एक्सटिंक्शन देखने को मिला। 500 इयर्स में हमने कितना देखा मिला था 784, बट अब कितना इमेजिन करो, अभी 20 साल में ही हमें 27 स्पीशीज का डिस्टिंक्शन देखने को मिला, एक्सटिंक्शन। सो और ये एक्सटिंक्शन ऐसा नहीं कि रैंडम हो रहा है, लाइक एम्फीबियंस को हमने देखा कि एम्फीबियंस आर अपीयर टू बी मोर वल्नरेबल फॉर एक्सटिंक्शन, है ना। जैसे यही अगर केस आप देखो ना, 15,000 स्पीशीज वर्ल्ड वाइड जो अभी एक्सटिंक्शन के फेस कर रहे हैं, मतलब वो नियर बाई फ्यूचर में वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसमें से भी 12% है बर्ड स्पीशीज, 23% है मैमल स्पीशीज, 32% एम्फीबियन। तो सबसे ज्यादा एम्फीबियन आता है, फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म, फिर उसके बाद मैमल्स, फिर लास्ट में बर्ड। यहाँ पर जो एग्जांपल है उसके अकॉर्डिंग ये 32% के आसपास, ये 31%, ये 23%, ये 12%। सो एम्फीबियंस आर मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्ट। और ये एक्सटिंक्शन, ये आपने देखा ना कि आपने यार इवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ा, आपने देखा कि 3 बिलियन ईयर्स हमें लगा आज हम जहाँ पहुंचे हैं इस लाइफ को, है ना। लाइफ फॉर्मेशन होने में बहुत लॉन्ग पीरियड से लाइफ में, लाइफ पहले ओरिजिन हुआ, फिर उसमें डाइवर्सिटी आया, तो डाइवर्सिटी आने में बहुत टाइम लगा, 3 बिलियन ईयर्स हमें लगा, बट एक्सटिंक्ट होने में इतना टाइम नहीं लग रहा है। आपने देखा होगा इससे पहले भी 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन वाज देयर, फिफ्थ एक्सटिंक्शन लास्ट था जो डायनासोर जब एक्सटिंक्ट हो गया, राइट। नाउ इज द टाइम that the 6th extinction is happening. 6th extinction. What is 6th extinction? 6th extinction is the man-made extinction. ये human जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उसकी वजह से ये एक्सटिंक्शन देखने को मिल रहा है। बट व्हाट इज द फैक्ट कि लास्ट के जो 5 एक्सटिंक्शंस थे उसके कुछ 100 या 1000 टाइम फास्टर है ये एक्सटिंक्शन। और इकोलॉजिस्ट ने बोला है कि अगर ये जो ट्रेंड चल रहा है जिस हिसाब से स्पीशीज गुम हो रहे, अगर ये चला लास्ट in next 100 years, 1/2 of the total species will extinct from this earth. 1/2, can you imagine? जितना ज्यादा उसमें से हाफ एक्सटिंक्ट हो जाएगा। शायद आपको लग रहा है कि यार मुझे क्या फर्क पड़ेगा, बट
आपको रिवेट को पर हाइपोथेसिस याद है ना, कि कैसे हर एक स्पीसीज का एक बायोडाइवर्सिटी में इफेक्ट रहता है। मे बी टेक टाइम कि हाँ हमें डायरेक्टली उसका इफेक्ट नहीं दिखे, बट इनडायरेक्टली दैट हैज आल्सो सम रोल्स, राइट। अगर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा तो क्या देखने को मिलेगा हमें? ऑब्वियसली प्लांट के स्पीसीज घटेंगे तो प्लांट प्रोडक्शन घटेगा, देन प्लांट वगैरह नहीं रहेंगे तो इनका रूट्स वगैरह नहीं रहेगा तो फ्लड ड्राफ्ट ये सब जो आए तो एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन के अगेंस्ट आपके पास रेजिस्टेंस भी नहीं रहेगा। देन इंक्रीज वेरिएबिलिटी ऑफ सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस such as plant productivity, water use, pest and disease cycles। इनमें भी हमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। मैंने बताया था ना कि कोई भी स्पीसीज में जितना ज्यादा वेरिएशन होता है, जितना ज्यादा स्पीसीज होते हैं, उस वो कम्युनिटी उतना ज्यादा स्टेबल होता है। उस कम्युनिटी में प्लांट प्रोडक्टिविटी ये सब बाकी का एक्टिविटी से इनका वेरिएशन कम देखने को मिलता है, या वेरिएशन कम देखने को मिलता है, दे आर स्टेबल, राइट। सो देयर विल बी मोर एंड मोर वेरिएशन अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने लगा है तो। बट देयर आर 4 मेजर इफेक्ट्स जो हमें अभी फोर मेजर कॉजेज आर देयर फॉर दिस बायोडाइवर्सिटी लॉस। इस 4 रीजन को हम एक साथ कहते हैं एविल क्वाड्रेट। एविल क्वाड्रेट 4 रीजन क्या क्या है वो? HOAC। व्हाट इज दिस? फर्स्ट इज हैबिटेट लॉस, सेकंड इज ओवर एक्सप्लॉइटेशन, A is alien species invasion, C is co-extinction. How this cause the loss of biodiversity? तो हैबिटेट लॉस क्या है कि अगर आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ एक्सटिंक्शन अगर पूछा जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन दैट इज हैबिटेट लॉस। कैसे? आप ही सोचो, ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह है, ये अर्थ का लैंड सरफेस का कुछ 12% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस कवर करते रहते हैं, 12%। बट अभी पहले 40% तक था, अभी हमने इतना ज्यादा इसको हम लाइक पेड़ काट के इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, अदर थिंग्स, सो नाउ इट इज ओनली 6% कवर कर रहा है अभी, तो मोर देन हाफ हैज बीन कट। इतना ज्यादा फास्ट कट हो रहा है, ठीक है। अभी जब तक अभी चैप्टर खत्म कर दीजिए, 1 घंटे में आप चैप्टर पढ़ रहे हो, इसमें से आप देखोगे 1000 रेन फॉरेस्ट का मतलब लॉस हो चुका हो, ठीक है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट आपने सुना होगा ना, लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहते हैं हम इसे। क्यों लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहते हैं? क्योंकि दिस हैव द लार्ज नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज, तो ऑक्सीजन मिलता है, दैट्स व्हाई इट इज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट। अब ये जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है ना, इसको भी हम इसको काटा जा रहा है, मतलब प्रोबेबली मिलियन ऑफ स्पीसीज काटा जा रहा है, एंड देयर आर वी आर कल्टीवेटिंग सोयाबीन्स, या फिर हम बीफ कैटल के लिए ग्रासलैंड बना रहे हैं उसको, उस सारे फॉरेस्ट को काट के। सो अगर हैबिटेट नहीं रहेगा, अगर उनका रहने का जगह नहीं रहेगा, सो दिस विल ऑब्वियसली कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स। आप ही सोचो ना, उस फॉरेस्ट में बहुत से प्लांट्स थे, प्लांट्स अगर काटा गया तो प्लांट्स पे बेस्ड जो कंज्यूमर्स थे, जो हर्बीवोर्स थे, और फिर उनमें बेस्ड जो कार्निवोर्स थे, ये सब भी एक्सटिंक्ट होते रहे, है ना। हैबिटेट नहीं रहा तो कुछ लोग चेंज हो गए, डिफरेंट जगह पे चले गए, तो वहां जाके फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाए, ऑल्सो दिस कॉज एक्सटिंक्शन, ऑलराइट। एंड वन ऑफ द मेजर इज फ्रैगमेंटेशन। कभी कभी हमें देखता है कि बहुत बड़ा एक फॉरेस्ट है, हमने बीच में से इसको काट के रास्ता बना दिया, तो देयर लाइक फ्रैगमेंटेशन इज आल्सो अ रीजन। Degradation of many habitats. When large habitats are broken into small fragments due to various human activities, birds, mammals, ये large territories इनको चाहिए, birds, mammals जिनका territory बहुत बड़ा है, ये पूरा का पूरा, जैसे एलिफेंट वगैरह आप देखोगे, कभी कभी फॉरेस्ट के बीच में क्यों आते हैं ये लोग? क्योंकि फॉरेस्ट के बीच में से रास्ता बना दिया गया, तो इनका टेरिटोरी के बीच में जब ये आता है तो उनका माइग्रेटरी हैबिट्स वगैरह जो है ना, वो बहुत सारा इफेक्ट होते हैं, एंड दिस कॉस्ट पॉपुलेशन। तो एक था हैबिटेट लॉस, या फिर फ्रैगमेंटेशन, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। नेक्स्ट इज ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ह्यूमन है तो ह्यूमन के ग्रीड भी बहुत ज्यादा, नीड से ज्यादा ग्रीड है इनका, कि जितना मिले और चाहिए, राइट। इसके वजह से ओवर एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिला है। लाइक लास्ट 500 ईयर्स में मैंने बताया था स्टेलस काउ कहाँ से काम हुआ था? राशिया से। देन पैसेंजर पिजियन वेर एक्सप्लॉइटेड ड्यू बाय ह्यूमंस। प्रेजेंटली जो मैरीन फिश वगैरह है ना, इनको भी इतना ज्यादा ओवर हार्वेस्ट कर दिया जा रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो
लाइक जो मरीन वगैरह है ना, वहाँ के जो लोकल मरीन फिशेस है वो लोग एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बाहर से कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज को इसके अंदर आ रहे। तो दिस ऑल्सो रीजन टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, इसके वजह से वो लोग प्रेडेट कर रहे हैं ना बहुत जल्दी जल्दी, तो फिर मरीन फिशेस के बहुत स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन का ये एग्जांपल हो गया। एलियन स्पीसीज एक्सटिंक्शन का एग्जांपल बताओ। एलियन स्पीसीज इन्वेशन, मैं ये वाला पार्ट हमने इकोसिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कोई एलियन स्पीसीज आता है, अगर उसका कोई पहले से प्रीडेटर नहीं है, नेचुरल प्रीडेटर, तो वो बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, मल्टीपल करता है बहुत जल्दी। जैसे अगर आपने देखोगे, जब नील पास्ट को लेक विक्टोरिया में लाया गया, लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका, व्हेन इट इज इंट्रोड्यूस्ड विद नील पास्ट, दिस कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ 200 स्पीसीज ऑफ चिचलिड फिश इन द लेक। चिचलिड फिश का डेथ हो गया। कैसे? वो नील इतना ज्यादा ग्रोथ किया वो नील पास्ट कि पूरा का पूरा यूट्रिफिकेशन वगैरह हुआ, ऑक्सीजन नहीं मिला तो मर गए। और भी एग्जांपल है कैरोट ग्रास का, जो पार्थेनियम है। ओके, देन लैंटाना, वाटर हायासिंथ, इकोनिया। एक रिसेंट एग्जांपल अगर आप देखते हो, दैट इज अफ्रीकन कैटफिश। आपने देखा होगा, अपने एरिया के रिवर वगैरह में देखोगे तो क्लैडियस गैरीपिनस जिसका नाम है, अफ्रीकन कैटफिश। इसको जब एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए लाया गया तो हमारे रिवर्स में जो लोकल इंडिजिनस कैटफिश था उनका एक्सटिंक्शन देखने को मिला। सो एलियन स्पीसीज के इन्वेशन की वजह से भी लोकल स्पीसीज के एक्सटिंक्शन देखने को मिला। एग्जांपल्स आर, नील पास्ट ने चिचलिड फिश को कैसे एक्सटिंक्ट किया ये हो सकता है, कैरोट ग्रास वगैरह हो गया, लैंटाना, हायासिंथ, एंड एट द एंड कैटफिश वाला एग्जांपल। ओके, the last example was its habitat loss, over exploitation, alien species invasion, last is co-extinction. What is co-extinction? आप ही सोचो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था म्यूचुअलिज्म में या फिर कॉमेंसलिज्म में, जो सी एनिमोन था, सी एनिमोन के पीछे जाके वो स्टारफिश वगैरह छुपते थे। क्यों? क्योंकि पहला प्रीडेटर उनको खा जाता है। अब ये सी एनिमोन एक्सटिंक्ट हो गया तो ऑब्वियसली दे विल बिकम एक्सपोज्ड टू द प्रीडेटर्स, जल्दी जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ये एक सपोज है। फिर आपने देखा प्लांट एनिमल रिलेशनशिप, आपने देखा था पॉलिनेशन में। तो अगर एनिमल, वो जो प्लांट, उस प्लांट को जो एनिमल पॉलिनेट कर रहा था, अगर वो एक्सटिंक्ट हो गया तो वो प्लांट का फिर रिप्रोडक्शन ठीक से नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा, तो यार उसका भी रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होगा, ऑब्वियसली दैट विल आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। तो इसलिए जो प्लांट या एनिमल जो अपने आप पे लाइक दे आर रिलेटेड एनी हाउ इन देयर लाइफ, सो दे विल आल्सो कॉज एक्सटिंक्शन। प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म एक्सटिंक्शन के एग्जांपल होता है, जहां पर एक स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हो गया तो दूसरे का भी एक्सटिंक्शन कर देता है। ठीक है, these are some of the cause of biodiversity loss. Now we will see how we can conserve. पहले समझो कि why we should conserve the biodiversity. तो हमें इस इम्पोर्टेंस को हम यूटिलिटेरियन, अपनी यूटिलिटी के लिए, दैट इज नैरोली यूटिलिटेरियन एंड ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, ये तीनों ग्रुप में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तीन मेजर हेडिंग्स दैट आर नैरोली यूटिलिटेरियन, देन ब्रॉड यूटिलिटेरियन एंड एथिकल। यूटिलिटेरियन क्या होता है? नैरोली यूटिलिटेरियन arguments for conserving biodiversity are obvious. Humans derive countless direct economic benefits from nature foods. जैसे नैरोली क्या बताता है कि हमें क्यों बताना चाहिए, ओबीसी करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमंस को बहुत से डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। नैरोली अगर सोचो, आप बहुत नैरोली सोचो, मैं बहुत नैरो माइंडेड, मतलब वो ज्यादा ब्रॉड नहीं सोच पाता, बस जो दिखता है वही सोचता है। तो वैसे आप भी सोचो ना, आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, आपको फायरवुड मिलता है, फाइबर मिलता है, कंस्ट्रक्शन है ना, ऐसे बहुत सी कॉमर्शियल चीजें आपको ये बायोडाइवर्सिटी से मिल रहा है। मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स जो भी मिलता है, दे आर डायरेक्ट फ्रॉम प्लांट्स। ओके, सो अभी हमें पता नहीं कि हमें 25,000 के आसपास ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज होते हैं प्लांट्स, एंड अभी भी बहुत ज्यादा ऐसे प्लांट्स है जो ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट में बाकी है एक्सप्लोर करना। सो दिस इज कॉल्ड बायोप्रॉस्पेक्टिंग। व्हाट इज बायोप्रॉस्पेक्टिंग?
This is exploring the molecular, genetic, species level diversity for products of economic importance. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे या जेनेटिक स्पीसीज लेवल का डाइवर्सिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोपर्सपेक्टिव। इज इट क्लियर? तो ये एक हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी से हमें डायरेक्टली कमर्शियल हेल्प मिल रहा है, तो हमें कंजर्व करना चाहिए। ये था नैरो न्यूट्रिएंट। अब ब्रॉडली क्या बताता है कि प्लांट बायोडाइवर्सिटी प्ले अ मेजर रोल इन मेनी इकोसिस्टम सर्विस दैट नेचर प्रोवाइड्स। जैसे आप देखो, थ्रू photosynthesis 20% of total oxygen of earth atmosphere is provided by photosynthesis। ठीक है, तो अभी सोचो कि अगर ये प्लांट नहीं रहेगा तो आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियस है ना भाई। फिर पॉलिनेशन, जिसके बगैर प्लांट अपने फ्रूट्स नहीं बना पाएगा, सीड्स नहीं बना पाएगा, प्लांट नहीं ग्रो करेगा, तो आप कहाँ से आप खाओगे क्या? राइट, सो पॉलिनेशन। देन और भी कुछ इंटेंजिबल बेनिफिट्स, एस्थेटिक प्लेजर। एस्थेटिक प्लेजर मिलता है ना, बुलबुल के गाने सुनते हैं, अभी तो नहीं मिलता, अभी सब हेडफोन चला रहे हैं, पर फिर भी एक नेचर का अलग ही मजा है, राइट? एस्थेटिक थिंग, तो दैट इज द ब्रॉडली यूटिलाइजिंग कि हाँ, हमें नेचर से बहुत से नॉट ओनली कमर्शियल बट इकोनॉमिकल, सोशल प्लेजर, ये सब मैटर करता है लाइफ में, राइट? दिस एंड देन ऑक्सीजन वाला पार्ट तो है ही, उसका भी नहीं कर सकते, पॉलिनेशन ऑल्सो, दिस आर ब्रॉडली यूटिलाइजिंग। अब एथिकल, अब खुद ही सोचो ना यार, philosophical and spiritually we need to realize that every species has an intrinsic value। तो शायद वो हमें करंटली इकोनॉमिक कोई वैल्यू नहीं दे रहा, बट उसका भी किसी ना किसी तरह इस बायोडाइवर्सिटी में कोई रोल है। सो इट्स आवर मोरल ड्यूटी टू केयर एंड वेल बीइंग एंड पास ऑन द बायोलॉजिकल लेगेसी ऑफ फूड वाटर। हमें जो मिला है हम उसको अच्छे से संभाल के अपने जनरेशन टू जनरेशन को पास करें। दिस इज द एथिकल रीजन टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। क्लियर? Now, how do we conserve biodiversity? बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व ऐसे कर सकते हैं कि हमने पूरा का पूरा, एक टाइगर को आपको मान लो रिजर्व करना, कैसे करोगे आप? वो टाइगर जिस फॉरेस्ट में रहता है उसको रिजर्व कर लिया, सो दिस इज कॉल्ड इन सिटू अप्रोच, मतलब ऑन द साइट कंजर्वेशन, जिसमें जहां मिल रहा है उस साइट को कंजर्व कर लिया। एक सिटू है तो उस टाइगर को लाके आप कहीं जू पे रख रहे हो, है ना, तो दिस इज कॉल्ड एक्स सिटू और ऑफ साइट कंजर्वेशन। ये इन सिटू कंजर्वेशन हम कहाँ करते हैं? जहां मान लो हमें लगता है कि एक्सटिंक्शन हो सकता है, अगर वो नेचुरल, अगर उसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो ओवर एक्सटिंक्शन की वजह से या फिर अदर ह्यूमन रीजंस की वजह से या किसी भी रीजन से वो एक्सटिंक्ट हो सकता है, तो हम उस एरिया को ऑन द साइड कंजर्व करते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन। बट मान लो कोई एक स्पीसीज है जिसका अगर उसको हम अभी कंजर्व ना करें, ओके, तो वो बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, इफ वी डोंट टेक अर्जेंट मेजर्स। तो हमें लाइक अभी अगर नहीं किया ना, 1-2 साल में एक्सटिंक्ट हो जाएगा, तो इतना टाइम नहीं कि पूरा फॉरेस्ट वगैरह करो, क्योंकि वो जो रीजन है वो रीजन ऑलरेडी देयर है। तो हमें क्या करना पड़ता है? तब ऑफ साइड कंजर्वेशन करना पड़ता है, राइट? हमें उसको एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए ऑफ साइड कहीं और जगह पे रख दिया टू सेव इट, राइट? दिस इज कॉल्ड ऑफ द साइड और इन सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, देयर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। ओके, इन सिटू कंजर्वेशन मतलब जिस एरिया, जिस बायोडाइवर्सिटी में इट्स लाइक कि वो स्पीसीज जिस हैबिटेट में बिलोंग करता है, हमने उस हैबिटेट को ही रिजर्व कर लिए। ठीक है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमें पता है कि बहुत सी ऐसा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, मतलब जहां पर हमें हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडिज्म देखने को मिलता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडिज्म? Endemism is nothing but a species confined to that region and not found anywhere else। कि कुछ स्पीसीज है जो बस उसी एरिया में, उसी रीजन में आपको दिखेगा, किसी और जगह पे वो नहीं मिलते, राइट? सो ये एक एग्जांपल है, मतलब ये एक रीजन है कि बायोडाइवर्सिटी तो क्या हुआ कि कुछ ऐसे एरिया रहा, हॉटस्पॉट, मतलब वहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत देखने को मिलता है, लार्ज अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड एंडिज्म, कि वो स्पीसीज बस उसी एरिया में मिलता है, कहीं और नहीं मिलता। ठीक है, ऐसे टोटल 25 biodiversity hotspot have been identified. Sorry, initially 25 was identified, but now total number of biodiversity hotspots are 34 total, out of which 3 of these hotspots, इनमें से 3 हॉटस्पॉट हमारे इंडिया में प्रेजेंस है, दैट आर वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका एंड श्रीलंका एंड इंडिया। ये सॉरी, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, ये वाला पार्ट ना एक साथ आता है,
वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका वाला पार्ट एक्स्ट्रा रहता है। देन इंडो वर्मा एक हो गया एंड हिमालय। दिस थ्री आर आवर कंट्रीज एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन्स। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्यों इंपॉर्टेंट, आप देखो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट टोटल अर्थ का जो लैंड एरिया है उसमें से बस 2% ही ऑक्यूपाई करता है। 2% ऑफ टोटल अर्थ लैंड एरिया इज ऑक्यूपाइड, बट नंबर ऑफ स्पीसीज इसमें जो प्रेजेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ 30%, ऑलमोस्ट 30%। तो हमारा ओनली 2% जैसे इंडिया भी 2.4% लैंड एरिया था, 8.1% तक बायोडाइवर्सिटी को ये पोस्ट करता था, एक्सेप्ट लाइक दैट ओनली। ऑलराइट, सो इंडिया इज यूनिक in it has a large number of biodiversity rich regions जिन्हें हमने रिजर्व कर रखा है, लाइक बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर मतलब पूरा एरिया रिजर्व कर लिया। नेशनल पार्क वगैरह, नेशनल पार्क के बहुत से एरिया होते हैं, कुछ एरिया जहाँ पर लोकल एग्जिस्ट करते हैं, फिर उसके अंदर वाला जहाँ पर लाइक अदर एक्टिविटीज करना माना है, एकदम कोर एरिया जहाँ पर ह्यूमन के एंट्री बंद कर रखा है, ठीक है। सो दिस इज नेशनल पार्क। देन सैंक्चुअरीज आर देयर। India has 14 biosphere reserves, 90 national parks, 448 wildlife sanctuaries. इस पॉसिबल ऐड करना नहीं तो ठीक है, राइट। और एक चीज देखो यार कि इंडिया के पास ना और एक अच्छा बेनिफिट है कि हमारे यहाँ ना बहुत से रिलीजियस कल्चरल ट्रेडिशन है जो हमें बताता है कि हाँ नेचर को हमें बचाना चाहिए। हर एक अगर रिलीजन आप देखोगे किसी न किसी तरह वो नेचर से रिलेटेड है, राइट। एंड दिस टीचर्स टू प्रोटेक्ट द नेचर। जैसे आप अगर सैक्रेड ग्रोव्स वगैरह जानते हो जो खासी जयंतिया में मिलते हैं, है ना। खासी जयंतिया हिल्स ऑफ मेघालय एंड अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान एंड वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र एंड सरगुजा चंदबसा एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। सैक्रेड ग्रोव्स, सैक्रेड ग्रोव्स मतलब वो एकदम पवित्र जगह, तो उन एरिया के सैक्रेड ग्रोव्स के जो जैसे आप मेघालय में देखोगे तो यहाँ पर सैक्रेड ग्रोव्स में लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स को रिजर्व करके कोई फॉरेस्ट को कोई नहीं काटता, वहां पर जो भी प्रेजेंट है वो स्पीसीज जैसा है ऐसा, क्योंकि वो पवित्र है, राइट। सो लाइक दैट ओनली देयर आर सरगुजा चंद्र बस्तर, है ना, चंद्र बस्तर मध्य प्रदेश, देन कर्नाटक और महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट, खासी जयंती ऑफ मेघालय, अरावली हिल ऑफ राजस्थान, जस्ट सम ऑफ द सैक्रेड ग्रोव्स। पूछा जाएगा व्हिच इज नॉट, है ना। तो ये सब याद करते हो, जितना बार रिवाइज करोगे धीरे धीरे करके याद होते रहेंगे, ठीक है। एंड एक्सटिंक्ट कंजर्वेशन मतलब हम उसको नेचुरल हैबिटेट में नहीं कंजर्व कर रहे। सर्टेन एनिमल और प्लांट्स आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन अ स्पेशल सेटिंग, जहां पर हम बाहर से उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गिवन स्पेशल केयर। एग्जांपल है जूलॉजिकल पार्क, है ना, जूस, बॉटनिकल गार्डन्स, तो या फिर थ्रेटेंड स्पीसीज के जो है ना हमने गैमेट्स एक इनको भी क्या करना है, वी कैन कंजर्व देम, हम इनको प्रिजर्व कर सकते हैं बाय क्रायोप्रिजर्वेशन। क्रायोप्रिजर्वेशन के थ्रू वी कैन प्रिजर्व दिस। देन एग्स कैन बी फर्टिलाइज्ड इन विट्रो, तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, स्पर्म एग अगर हमारे पास ऑलरेडी क्रायोप्रिजर्वेशन पे जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज है उनका हमने कलेक्ट कर रखा है, तो बाद में जाकर हम खुद को उनको नेचुरली फर्टिलाइज करके उस स्पीशीज को स्पीशीज को एक्सटिंक्ट होने से बचा सकते हैं। देन we can also propagate the plants by using various culture methods. So these are also some things like seed banks, you know, seed bank, sperm banks. These are also helpful. All right. These are also a part of seed bank. वगैरह किसके पार्ट आएगा? तो लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बायोडाइवर्सिटी जो है, देखो बायोडाइवर्सिटी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को बचाना चाहिए या फिर सिर्फ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, नहीं। दिस इज फॉर रेस्पॉन्सिबल ऑल नेशन है, क्योंकि ये अर्थ हम सबका है। सो अगर हमें रहना है, हमें अपने फ्यूचर जनरेशन को एक्सटिंक्ट होने हाथ से बचाना है, तो वी हैव टू प्रिजर्व दिस। ओके, सो एक हिस्ट्री कन्वर्शन हुआ था अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरो इन 1992, जिसमें लगभग सारी नेशंस गए थे एंड दे हैव पुट सम they are about to take some appropriate measures for conservation of biodiversity and sustainable utilization of benefits. उन्होंने बोला कि हम कंजर्व भी करेंगे एंड इससे से जितना हो पाए सस्टेनेबल अमाउंट पे, हमने ऐसा नहीं कि उसको यूज ही नहीं करना, we have to use the biodiversity also, we have to use and take benefits but in a sustainable amount, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो उसको एक्सटिंक्शन पे ले जाए, ठीक है। एंड एक वर्ल्ड समिट हुआ था जॉन्सबर्ग पे इन 2002 में भी एक हुआ था जॉन्सबर्ग में वर्ल्ड समिट on sustainable development, जिसमें 193 countries have pledged their commitment to achieve
उन्होंने बोला था कि 2010 तक हम ये करेंगे, ठीक है, जिसके बाद से हमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिला है जो बायोडाइवर्सिटी के लॉस हो रहा है एट ग्लोबल लेवल और रीजन लेवल एंड लोकल लेवल्स पे, ठीक है। सो दिस आर फ्यू इंफॉर्मेशन आई हैव टू गिव यू, ठीक है, दैट्स ऑल। एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज आल्सो इजी इफ यू जस्ट, अगर आपको चैप्टर समझ में आ गए देन यू विल इजीली कन्वर्ट दिस। पहला क्वेश्चन है, नेम द 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या होगा, पहले बताओ बायोडाइवर्सिटी है क्या? बायोडाइवर्सिटी है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी इज नथिंग बट वैरायटी ऑफ लिविंग फॉर्म लिविंग इन इकोसिस्टम, राइट। सो इसमें वेरिएबिलिटी हमें क्यों मिल सकता है? दिस मे बी ड्यू टू व्हिच इंक्लूड वेरिएबिलिटी इन लाइफ, है ना। उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ लिविंग फॉर्मेट में, देखो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है, लाइक वहाँ के जो सॉइल है, वहाँ का जो एयर है, वहाँ का जो सॉइल वगैरह, वाटर, लैंड, दैट आल्सो कैन, वो भी लाइफ फॉर्म्स को मतलब अफेक्ट करता है ना, इकोसिस्टम हमने देखा था। तो ऑब्वियसली देयर आर 3 सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट आर जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जीन लेवल पे जो बायोडाइवर्सिटी आता है, देन स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी एंड एट द एंड इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, सॉरी, ठीक है। दिस ऑल हाउ टू इकोलॉजी से एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो हमने क्या किया, हमने टेम्परेट रीजन का ऑलमोस्ट जहां पर ऑलरेडी डिस्कवर हो गया है, राइट। सो रिसर्चर्स ने क्या किया कि उन्होंने जहां कंप्लीट हो गया, लाइक टेम्परेट एरिया, है ना, यहाँ के कंप्लीट हो गए, कुछ स्पीशीज के एस्टिमेशन कंप्लीट हो गए, देन ट्रॉपिकल। सो वी हैव एस्टिमेटेड द टेम्परेट ट्रॉपिकल स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन किया, और उसके बेसिस पे हमने देखा दिस रेशियो इज एक्सट्रापोलेटेड, इस रेशियो को हमने एक्सट्रापोलेटेड किया विद ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल जो अभी हमें मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि हाउ मेनी स्पीशीज आर येट लेफ्ट टू बी डिस्कवर्ड, राइट। सो दिस इज द मेथड टेम्पोरल ट्रॉपिकल स्टैटिस्टिकल अप्रोच, ठीक है, एंड एक्सट्रापोलेशन ऑफ दिस statistical approach, alright। Give 3 hypotheses for explaining why tropics show greatest, क्यों वेरिएशन ज्यादा मिलता है। मैंने बताया था एक, ट्रॉपिकल एरिया में टाइम टू टाइम वेरिएशन बहुत कम देखने को मिला है, सो इट हैज अ कांस्टेंट एनवायरनमेंट फॉर मोर देन मनी, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए कोई वेरिएशन नहीं देखने को मिला था, एंड जितना कम वेरिएशन देखने को मिलेगा उतना ज्यादा उसमें स्पेसिफिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज लेस सीजनल वेरिएशन, ये भी एक रीजन है वहां पे डायवर्सिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्योंकि वेरिएशन कम होगा, प्रोडक्टिव वगैरह सब ज्यादा होगा, तो बायोडाइवर्सिटी ऑब्वियसली मोर होगी। एंड द लास्ट वन इज सोलर एनर्जी इज मोर अवेलेबल इन द ट्रॉपिकल रीजन, सोलर एनर्जी ज्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा, तो दिस आल्सो कैन कॉज मोर बायोडाइवर्सिटी, ऑलराइट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्लोप ऑफ रिग्रेशन, स्लोप जो जेट था उसका क्या सिग्निफिकेंस है बताओ। तो हमने देखा कि इस स्लोप हमें एक आइडिया देता है स्पीशीज एंड एरिया के रिलेशंस के बीच में, जैसे 0.1 से 0.2 होता है नेचुरली, बट व्हेन यू कंसीडर अ लार्ज एरिया, ठीक है, लाइक कॉन्टिनेंट्स वगैरह, सो दिस स्लोप बिकम्स स्टीपर, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ बिकम स्टीपर, लाइक देयर जेट वैल्यू इंक्रीज अराउंड 0.6 to 1.2 के बीच, राइट। दैट्स ऑल। व्हाट आर द मेजर कॉजेस ऑफ स्पीशीज लॉसेस इन जियोग्राफिकल रीजन। लॉस का क्या बताया था मैंने, HOAC, दैट आर हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीशीज, इनोवेशन एंड को-एक्सटिंक्शन। चलो, हाउ इज बायोडाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट हमने कैसे डिस्कस किया था, तो यार इसको मैं ऐसे डिस्कस कर सकता हूँ। थिंग इज, जितना ज्यादा कोई स्पीशीज स्टेबल होता है, जितना ज्यादा उसमें स्पीशीज डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलता है, उतना ज्यादा वो स्टेबल होता है, उतना ज्यादा उसमें प्रोडक्टिविटी देखने को, एंड मोर इट इज स्टेबल, more it is productive, that means it is more resistance to like alien species invasion, then other disturbances, man-made disturbance, natural disturbances, then ये हो गया जिस जो ecosystem rich in biodiversity है, that will have a ecological balance also, ecological balance भी देखने को मिलेगा, ठीक है। then क्योंकि आपको पता है different trophic levels are connected with food web, food chain, and बहुत से food chain interlinked by food web, right। so what is the thing, इसकी लाइक मान लो कोई प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया किसी फूड चेन में से, तो ये इम्बैलेंस कर सकता है इस, है ना, बाकी हार्डी उसको फूड वगैरह नहीं मिल रहा है, so eventually all deers will die, and धीरे धीरे कंज्यूमर वगैरह फिर कार्निवोर वो भी डाई कर सकते हैं। so the ecosystem is rich in species, and हर एक ट्रॉफिक लेवल के पास क्या होता है, जितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगा they will have food alternative, तो फूड अल्टरनेटिव होगा तो कोई स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट कर भी जाता है तो बाकी को पास ऑप्शंस रहता है, देयर इज अ बैलेंस इन द इकोसिस्टम, राइट। दैट्स आल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ इट्स क्लियर व्हाट आर सैक्रेड ग्रुप्स। सैक्रेड ग्रुप्स आर referred to the tract of forest
that are restored in the place of worship. आपने देखा होगा ना, जैसे मैंने जो पास बताया था अभी थोड़ी देर पहले, काशी गणपति के बाहर, ठीक है, तो इनमें क्या होता है ना कि बहुत से ट्रैक्ट का फॉरेन देखने को मिलता है, जो प्लेस ऑफ वर्शिप, जो वर्शिप की जगह है, प्लेस ऑफ वर्शिप, वहां पर इन्हें प्रिजर्व करके रखा गया है, ठीक है। एंड दे आर फाउंड टू बी इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ, एग्जाम्पल क्या क्या मैंने बताया था, एग्जाम्पल्स थे वेस्टर्न घाट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका, देन खासी जयंती ऑफ मेघालय, देन यहाँ पर जो था ना एग्जाम्पल्स ये रहे, सरगुजा चंद्रभाषा इन मध्य प्रदेश, अरावली हिल, ठीक है, एग्जाम्पल गिवन है। मेघालय में सैकेट ग्रुप्स कैसे लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेड प्लांट्स को प्रोटेक्टेड किया गया है, ठीक है। देयर रोल, दिस रोल क्या है, दिस ग्रुप्स क्या करते हैं, हेल्प टू safeguard the threatened or rare and endemic species. An act of deforestation is sternly banned on tribal regions. जो act of deforestation है ना, क्या फॉरेस्ट को हटाए, फॉरेस्टेशन हो रहा है कि यहाँ पर पौधा वौधा नहीं लगा सकते, ठीक है, एक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ये स्ट्रिक्टली बैंड है, एक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज स्ट्रिक्टली बैंड on these tribal regions. So that's why sacred groves are also protected in this. Among the ecosystem services are control of foods and soil erosion. How is it achieved by the biotic component of ecosystem? आप सोचो कैसे करता है कंट्रोल ऑफ फ्लड में, प्लांट के जो रूट्स वगैरह है वो सब सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करने में हेल्प करता है, सॉइल पार्टिकल्स के बाइंडिंग में हेल्प करता है कौन, प्लांट के रूट्स, ठीक है। सो दिस विल ऑल्सो कॉज, ये क्या करते हैं, इनहिबिटिंग द सॉइल इरोशन, टॉप लेयर ऑफ सॉइल इरोशन, टॉप लेयर ऑफ सॉइल इरोशन। देन और क्या करता है, प्लांट के रूट हमारे जो सॉइल वगैरह है उनको पोरस बनाता है, सो दैट विल कॉज ग्राउंड वाटर इनफिल्ट्रेशन, एंड ये भी फ्लड को अवॉइड करता है, दैट्स आल्सो कॉज अवॉइडिंग, दैट इज आल्सो अवॉइडिंग फ्लड्स, ओके। एंड दिस प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ, these plants also cause increase the fertility and biodiversity of, these are some examples, okay, it's clear, chalo next question is, the species diversity of plants, there is 22% is much less than the 72%, explanation how animal को कैसे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिला, कैसे बताओ। तो थिंग इज, एक तो एनिमल के पास लोकोमोटरी फंक्शन है, so they can move to, जब ये क्या होता है हार्श कंडीशन आता है, they can move to the safer positions, एक ये रीजन हो सकता है, and they are also allowed to move to different habitats, that can also cause biodiversity, पहला ये था। फिर ये भी है कि animals are adapted to survive in changing environments, like they have a complex nervous system, है ना, जो बॉडी फंक्शन को मूव करता है। तो क्या होता है ना कि कभी कभी तो ऐसे आपने देखा होगा कि ये लोग चेंजिंग एनवायरनमेंट, जैसे इनके पास कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम वगैरह है, कुछ प्लांट एनिमल्स है, जैसे आपने देखा होगा उनके पास सेगमेंटेशन देखने को मिलता है बॉडी में, फिर उनके पास किसी के पास पेयर्ड अपेंडेजेस है, किसी के पास बाहर एक क्यूटिकल देखने को मिलता है आपको, दिस ऑल हेल्प्स इन समहाउ हेल्प इन सर्वाइव हार्श कंडीशन, सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस आल्सो, ठीक है, दैट्स आल्सो अ रीजन, दैट इज द रीजन व्हाई एनिमल्स शो अ हायर बेटर diversification, okay. Last question is, can you think a situation where we can deliberately want to make a species extinct? How do you just एक situation बताओ जब आप चाहते हो कि हाँ ये स्पीसीज एक्सटिंक्ट कर जाए। एक एग्जांपल है पैरासाइट, यस वी वांट पैरासाइट, देन डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम चाहते हैं कि ये लोग एक्सटिंक्ट हो जाए, वांट टू बी एरिडिकेटेड, एंड साइंटिस्ट भी इन पर काम कर रहे हैं बहुत से, है ना। सो humans are deliberately want to make this species extinct, जैसे हमने हेपेटाइटिस बी, देन पोलियो वैक्सीनेशन को है ना, हमने ये सब हम ये वैक्सीनेशन बना रहे हैं टू मेक दिस माइक्रोब्स कंप्लीटली एक्सटिंक्ट, राइट। स्मॉल पॉक्स आपने सुना होगा कि ऑलरेडी एरेडिकेट हो चुका है, ठीक है। लाइक दैट ओनली वी वांट, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं हमारे बॉडी में रह के हमारा ही
नुकसान करता है, make us weak and vulnerable to various disease. So you want this species to become extinct. Okay, so that's all. बाकी यार जो हमें फायदा कर रहे हैं, जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी फायदा कर रहे हैं, why will you ask for them this? Okay, so that's all about this chapter. I hope कि आपको ब्रीफ में समझ में आया what is biodiversity, type of biodiversity, components of biodiversity, फिर pattern of biodiversity, okay, longitudinal biodiversity, and then we take example of importance of biodiversity and cause of biodiversity loss, their effects, okay, and also how to conserve biodiversity. ठीक है, that's all about this chapter. I hope कि आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट. ठीक है, बाकी यार चैप्टर में थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन देख लेना. ठीक है, MCQ क्वेश्चन है तो कभी पूछा था which will आपने पूछेगा which are in XII, which are in NCERT, which is not an NCERT, not an XII, which is not an example of stacked push. ऐसे करके सवाल आ सकते हैं. ठीक है, so that's all about this chapter. I hope it's clear. And after that कॉन्सेप्ट क्लियर के बाद एक्सप्रेसिव क्वेश्चन देख लेना. ठीक है, खुद से NCERT के साथ भी लिंक करके नोट टाइप के प्रैक्टिस करना so that you can attempt this in your boards also. That's all. Thank you for attending the session and I wish you all the best.